हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस पे। दोस्तों, कल का जो टॉपिक था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम वंश यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके विषय में हमने जाना था, हम लोगों ने पढ़ा था। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं यानी कि आराम शाह, उसके विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने आशा करता हूं कि जो कल मैंने पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम होने के साथ साथ सिपा सलार बनता है पहले, उसके बाद एक सुल्तान के पद को पहुंचता है। गौरी जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था, पहले वह अमीर आखूर की पदवी पर सम्मानित होता है, उसके बाद वह धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते सुल्तान बन जाता है और लास्ट में 1210 में घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके सारे काम अधूरे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी श्रृंखला में आगे जानेंगे उनके उत्तराधिकारी आराम शाह के बारे में। तो जो उनका कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे आराम शाह। आराम शाह दोस्तों, आराम शाह के विषय में आज जानेंगे। तो दोस्तों जानेंगे कि आराम शाह विषय का कितना शासनकाल रहा है। तो आराम शाह का शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 8 माह रहा, यानी कि 1210 में ही इनका शासनकाल शुरू होता है और सिर्फ 8 माह ही इन्होंने शासन कर पाया। सिर्फ और सिर्फ 8 माह शासन किया इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि कुछ विद्वान इनको कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं, जबकि कुछ इनको कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते हैं। 1210 में ये गद्दी पर बैठे, हालांकि बैठे नहीं, इनको अमीरों ने बिठाया। ये इतने योग्य ही नहीं थे कि जो गद्दी पर खुद बैठते। इनको वहाँ के जो अमीर थे, यानी लाहौर जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी रही, लाहौर में जो अमीर लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि अब हमारा दबदबा, हमारी जो रुतबा है, हमारी शान व शौकत है वो कम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक अयोग्य शासक, हम इनको अयोग्य शासक कह सकते हैं, ये सिर्फ 8 माह इन्होंने शासन किया, अयोग्य शासक आराम शाह, उनको गद्दी पर बिठाया जाता है। और ये आशा करते हैं अमीर इनके कि शायद अब ये साम्राज्य धीरे धीरे हमारे मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन जब लाहौर में ये बैठते हैं तो दिल्ली के जो अमीर हैं वो इनसे असंतुष्ट हो जाते हैं। तब दिल्ली के अमीर जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो दिल्ली के अमीर यानी कि दिल्ली के अमीरों ने किसको आमंत्रित किया? बदायूं के इक़्तिदार इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीर आमंत्रित करते हैं। हालांकि इनकी राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन यही बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। तो आराम शाह के गद्दी पर बैठने के पश्चात वहाँ लाहौर या दिल्ली के शासक में से ये कन्फ्यूजन वाली बात है कि लाहौर के जो अमीर वर्ग के लोग थे उन्होंने आमंत्रित किया था बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को, या कि दिल्ली के। तो दोस्तों, हालांकि लाहौर के जो अमीर थे उन्होंने इल्तुतमिश को आमंत्रित नहीं किया था। दिल्ली के अमीरों ने आमंत्रित किया था बदायूं के गवर्नर को। दिल्ली के अमीरों ने आमंत्रित किया किसको दोस्तों? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश उस समय बदायूं की जो इक्ता होती थी वो सल्तनत काल में सबसे प्रमुख इक्ता हुआ करती थी। वहाँ ये जो इक्ता बदायूं की इक्ता थी, ये पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि सल्तनत काल के बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। यहाँ से लगान बहुत अधिक मात्रा में आता था, तो इसलिए यह बहुत ही बड़ी इक्ता थी और सबसे प्रमुख इक्ता थी बदायूं की इक्ता, जहाँ के ये गवर्नर थे बदायूं के गवर्नर। तो ये बदायूं के गवर्नर थे। इनको आमंत्रित किया जाता है कहाँ के? दिल्ली के अमीरों द्वारा इनको आमंत्रित किया जाता है। दिल्ली के अमीरों द्वारा आमंत्रित किया जाता है इनको। दिल्ली के अमीरों द्वारा इनको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन जब दिल्ली के अमीर इनको आमंत्रित करते हैं और ये दिल्ली पहुंचते हैं, तब इनका लाहौर के जो
लाहौर के अमीर लोग हैं वो इनका विरोध करते हैं। इनका विरोध होना शुरू हो जाता है लाहौर में, और लाहौर से एक फ़ौज, यानी कि उस समय शाही फ़ौज आराम शाह के अंडर में थी, तो आराम शाह जो थे, आराम शाह अपनी फ़ौज लेकर इल्तुतमिश से युद्ध के लिए चल देते हैं वहाँ से। तो इन दोनों के बीच में जो एक युद्ध होता है दोस्तों, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है, क्योंकि जब इल्तुतमिश को दिल्ली बुला लिया जाता है, दिल्ली के अमीरों को इनका सहयोग प्राप्त होता है, और दिल्ली के अमीर ये चाहते हैं कि आराम शाह को गद्दी से पदच्युत कर दिया जाए और इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठा दिया जाए। लेकिन ये लाहौर के जो शासक, जो अमीर वर्ग हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि आराम शाह को हटाया जाए, क्योंकि वह अपने मतलब के लिए अमीर शाह को गद्दी पर बिठाए हुए थे। हालांकि जब आराम शाह से ये बर्दाश्त ना हुआ, इसकी अपेक्षा नहीं की गई अमीरों द्वारा, तब युद्ध होना स्वाभाविक बात थी। तो आराम शाह की शाही फ़ौज और इल्तुतमिश, यानी दिल्ली के अमीरों और इल्तुतमिश की फ़ौज, और इधर आराम शाह की और शाही फ़ौज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। तो ये युद्ध किस स्थान पर हुआ, कैसे हुआ, क्या हालात बने वहाँ, तो दोस्तों कहा जाता है कि ये युद्ध एक स्थान पर हुआ था जिसका नाम था जूद का मैदान। जूद का मैदान दोस्तों, ये युद्ध जूद के मैदान में हुआ था, और ये अभी तक क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हम सभी को लगभग फ़ायदा हो, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब भी अब ये जो पैटर्न है वो धीरे धीरे परीक्षाओं का बदलता चला जा रहा है। अब ये रटे रटाए हुए प्रश्न परीक्षाओं के नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको कुछ नया पढ़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो जूद का मैदान था, यहाँ पे युद्ध हुआ था। ये जूद का मैदान दिल्ली में ही था, ये जूद का मैदान दिल्ली में ही था, जिस जगह आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजय इल्तुतमिश को मिली। विजयी हुआ इल्तुतमिश विजयी हुआ। इल्तुतमिश विजयी होते हैं और दिल्ली के अमीरों के द्वारा दिल्ली की सल्तनत के शासक बनते हैं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने जब इनको दिल्ली आमंत्रित किया, आराम शाह की अयोग्यता को देखकर, दुर्बलता को देखकर, तो दिल्ली के शासक जो थे इनकी विजय से प्रभावित हुए और इनको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरीके से ये दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत के शासक बन गए। दिल्ली सल्तनत के शासक बन गए। और ये घटना कब की है दोस्तों? ये घटना भी 1210 की ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 माह का शासन आराम शाह का रहा था। दिल्ली सल्तनत के शासक बन गए। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब यही क्वेश्चन को घुमाया जाता है, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक के नाम बताइए, तो जब भी दोस्तों दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक का नाम पूछा जाए तो आप लोगों को इल्तुतमिश का नाम बताना है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इनको क्यों कहा जाता है, इस विषय में भी आपको बताया जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासन की नींव रखी वो इल्तुतमिश ने ही रखी। केंद्रीकृत ढांचे का निर्माण भी इल्तुतमिश के ही द्वारा कराया गया। और बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिलाल द्वारा इनको मान्यता प्राप्त हुई। इस कारण इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। तो दोस्तों अब जानेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक रहे हैं। इल्तुतमिश कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब ये छोटे थे इल्तुतमिश, तब इनको बचपन में अल्तमस के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि ऐसा बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि बहुत महान संत हुए हैं, उन्होंने इनको देखा था और इनके हाथों में तीर कमान को देखकर कहा था कि एक ना एक दिन ये दिल्ली का बादशाह बनेगा। एक ना एक दिन ये दिल्ली का बादशाह बनेगा। तो आगे चलकर उनकी बात सच होती है और ये दिल्ली के बादशाह अंततः बन जाते हैं। तो इल्तुतमिश का शासनकाल देखते हैं दोस्तों हम। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236, 1210 से 1236 शासनकाल इनका 1210 से 1236 रहा है।
इल्तुतमिश एक बहुत ही सौंदर्य यानी सुंदर दिखने वाला, बहुत ही चतुर और बहुत ही क्रूर तीनों का एक कॉम्बिनेशन था इनके अंदर। यह बहुत ही चतुर भी थे, चालाक भी थे, सौंदर्य भी थे इनके अंदर, सौंदर्य भी था इनके अंदर, कूट कूट कर भरा हुआ था। तो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को माना जाता है। इनको स्वीकृति मिली थी खलीफा से, इनको बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से इनको स्वीकृति मिली थी, बगदाद के खलीफा से स्वीकृति मिली, बगदाद के खलीफा से इनको स्वीकृति मिली। किस चीज़ की स्वीकृति मिली थी? सुल्तान के पद की, सुल्तान के पद की, सुल्तान के पद की स्वीकृति इनको मिलती है बगदाद के खलीफा से। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से बगदाद के खलीफा हैं जिन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति दी और खिलत प्राप्त की। या इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति प्राप्त की। तो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश वह शासक हैं जिन्होंने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया और खिलत प्राप्त की, और खिलत प्राप्त की, खिलत प्राप्त की। दोस्तों ये खिलत एक प्रकार का सम्मानपूर्वक पत्र होता है जिसमें एक पोशाक भी होती है, एक प्रकार की पोशाक भी होती है, एक प्रकार का उसमें पत्र भी सम्मिलित होता है जिसमें यह मान्यता दी जाती है कि आपको वैधानिक रूप से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार किया जाता है। तो ये बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले इल्तुतमिश थे। इस प्रकार ये इलवरी वंश, और दोस्तों ये इलवरी वंश के इलवरी वंश के थे। ये इलवरी एक जनजाति होती है, इनके पिताजी उस जनजाति से संबंधित थे, तो ये इनको इल्तुतमिश को इलवरी वंश का कहा जाता है। पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किस वंश से रिलेटेड थे, संबंधित थे, तो इल्तुतमिश इलवरी वंश से संबंधित थे। इनके पिता भी एक गुलाम ही थे और ये भी एक गुलाम थे, तो इसलिए इनको भी गुलाम वंश में ही रखा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, ये तीनों के तीनों गुलाम वंश से ही संबंधित हैं, क्योंकि ऐबक ने ही इनको खरीदा था। 1 लाख टंके में ऐबक ने इनको खरीदा था। और जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था, तब ये मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में ऐबक के साथ थे, यानी मोहम्मद गौरी, ऐबक और इल्तुतमिश। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये तीनों साथ साथ थे। हालांकि उस समय ये गुलाम थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में इनके शौर्य और वीरता को देखकर मोहम्मद गौरी के अनुग्रह करने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको दास्ता से मुक्ति दे दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको दास्ता से मुक्ति दे दी थी। तो दास्ता से मुक्ति इनको कब मिलती है? दास्ता से मुक्ति इनको 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तो दोस्तों इनको दास्ता से मुक्ति 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मिलती है। इस प्रकार ये एक अपने शौर्य और वीरता के कारण इनको एकता प्रदान की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में इनको एकता प्रदान करते हैं, बदायूं की एकता जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। इस प्रकार ये एक गुलाम से एक गवर्नर यानी कि इक़्तिदार बनकर सामने आते हैं। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद हालांकि दिल्ली के अमीर चाहते थे कि इल्तुतमिश को ही सुल्तान बनाया जाए, लेकिन लाहौर जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ के अमीरों ने उनके अयोग्य पुत्र, कहीं पुत्र भी कहा जाता है, कहीं पुत्र इनको नहीं माना जाता है, आराम शाह को बना दिया था सुल्तान। हालांकि दिल्ली के अमीरों ने इनको आमंत्रित किया और उसके बाद इनको
दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहलाए और इन्होंने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई। इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई। आइए दोस्तों, इनके विषय में कुछ और जानेंगे, और डिटेल से जानेंगे किस प्रकार इन्होंने किस प्रकार इनके जो कार्य थे, समस्याएं। तो जो इनकी दोस्तों प्रारंभिक समस्याएं थीं, सबसे तो पहले ये समस्या यह थी कि गजनी का जो शासक था यल्दौज, गजनी का शासक यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके शासन को 3 उत्तराधिकारियों में बांट दिया गया था। गजनी में यल्दौज का शासन था, सिंध पर कुबाचा 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 का शासन था। जो ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश बने, ये लोग ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश बने, इसलिए इन्होंने इनकी संप्रभुता को नहीं माना, इल्तुतमिश की संप्रभुता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और गजनी के जो शासक यल्दौज था वह इल्तुतमिश से सिंहासन को हथियाने के लिए अपनी फ़ौज के साथ भारत आता है। और ये वही ऐतिहासिक मैदान है, यानी तराइन का ये तृतीय युद्ध होगा यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच, जिस तराइन के युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध हुआ था। यह वही तराइन का युद्ध होगा, तराइन का तृतीय युद्ध, यल्दौज तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध जो 1215-16 ईस्वी में हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में हुआ है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। इल्तुतमिश यल्दौज के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध होता है। कहा जाता है इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया और उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी कर दिया। इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराकर बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद दोस्तों इल्तुतमिश यह नहीं चाहते थे कि इसको मैं स्वयं अपने हाथों से मारूं, और मैं अमीरों के षड्यंत्र में फिर से फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको बदायूं में भेज दिया। लेकिन वहाँ बदायूं में जाने के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है किसी प्रकार से। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ही इनकी हत्या करवाई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किसी और ने इनकी हत्या की थी, हालांकि कारण कोई हो, लेकिन यल्दौज की मृत्यु हो जाती है। यल्दौज की मृत्यु बदायूं में होती है। इस प्रकार जो इनकी समस्या, यानी कि गजनी के शासक यल्दौज था, वो भी नहीं चाहता था कि इल्तुतमिश भारत पर शासन करें। सिंध के कुबाचा भी नहीं चाहते थे कि ये भारत पर शासन करें, वह भी इनकी ओर आक्रमण करने के आतुर रहते थे। हालांकि उन्होंने भी एक असफल प्रयास उनके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन वह भी कामयाब नहीं होते हैं और भागकर चले जाते हैं यहाँ से। उनको भी भागकर भारत छोड़कर वापस जाना पड़ता है, सिंध छोड़कर वापस जाना पड़ता है। आगे इनके विषय में कहा जाता है मंगोलों का आक्रमणों का भय। मंगोलों के आक्रमण का भय दोस्तों, ये वही समय है जब चंगेज खां अपनी तलवार से पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए था, और ये चाहता था वह दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था। हालांकि मंगोलों के आक्रमण का भय भी इनके दिल में था, लेकिन मंगवर्नी जब इनके शासनकाल में आता है सिंध पर, तो ये उसको और उनसे मदद मांगता है इल्तुतमिश से, तो इसको मदद देने से मना कर देते हैं। और इस प्रकार ये अपने नव विजित शासन को मंगोलों के आक्रमण से बचा लेते हैं। तो किसी प्रकार ये मंगोलों के आक्रमण का भय भी दूर हो जाता है। आगे इनकी समस्या थी बंगाल के गवर्नर का
बंगाल के गवर्नर का स्वतंत्र होना। बंगाल का गवर्नर दोस्तों चाहता था कि वह अपनी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करे, इसलिए बंगाल के गवर्नर के जो स्वतंत्रता प्राप्ति चाहता था। लेकिन हालांकि इल्तुतमिश ने वहाँ एक फ़ौज भेजी अपनी, जिसके कारण वहाँ बंगाल का जो गवर्नर था वह भाग जाता है और इल्तुतमिश के पुत्र को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने जो प्रारंभिक समस्याएं थी, उन्होंने किस प्रकार इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी प्रारंभिक समस्याओं को दूर किया। आइए दोस्तों और इनके विषय में जानेंगे आज। इल्तुतमिश को उपाधि मिलती है बगदाद के खलीफा के द्वारा अमीर उल मोमिन। अमीरुल मोमिनीन की इल्तुतमिश को उपाधि मिलती है दोस्तों। अमीरुल मोमिनीन की उपाधि बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के द्वारा इनको प्रदान की जाती है, खिलत प्राप्त की जाती है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने कुछ उपाधियां दोस्तों दी। एक उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो दोस्तों इन्होंने शेख बहाउद्दीन जकारिया को कौन सी उपाधि दी? जकारिया, शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम की उपाधि इन्होंने बहाउद्दीन जकारिया को दी। इसके बाद इन्होंने एक और संत हैं हमीदुद्दीन नागौरी हमीदुद्दीन नागौरी यानी नागौरी को भी इन्होंने एक उपाधि दी। हमीदुद्दीन नागौरी को इन्होंने एक उपाधि दी सुल्तान तारकीन की उपाधि इन्होंने हमीदुद्दीन नागौरी को दी थी, सुल्तान तारकीन की उपाधि इन्होंने हमीदुद्दीन नागौरी को दी। तो इस प्रकार इनको अमीरुल मोमिनीन की उपाधि प्राप्त होती है। शेख बहाउद्दीन जकारिया को इन्होंने शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को इन्होंने सुल्तान तारकीन की उपाधि प्रदान की। अपने प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने बगदाद से 2 पुस्तकों को मंगवाया था। बगदाद से 2 पुस्तकों को मंगवाया था। बगदाद से 2 पुस्तकों को मंगवाया था। अब्दुस सलातीन, पहली पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? अब्दुस सलातीन, और दूसरी पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था? मासिरुल सलातीन। दूसरी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? मासिर उल सलातीन। तो दोस्तों ये 2 पुस्तकें अब्दुस सलातीन और मासिरुल सलातीन इन्होंने बगदाद से अपने प्रशासन को चलाने के लिए ये मंगवाई थी वहाँ से। तो इस प्रकार इन्होंने अपने दिल्ली में इन्होंने एक केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा सुल्तान है जिसने केंद्रीकृत सेना का संगठन किया यानी निर्माण किया? तो इल्तुतमिश के द्वारा ही दिल्ली में केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया गया। केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार इन्होंने दिल्ली में केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया। अब्दुस सलातीन, मासिरुल सलातीन 2 बगदाद से पुस्तकें मंगवाई जिसके सहयोग से ये अपना शासन चलाते थे। आइए दोस्तों अब हम इनके थोड़े और कार्य के विषय में जानेंगे, इनके और